नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आइस? साथियों, आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। तो बालाजी का नाम लेते हुए, प्रभु राम का नाम लेते हुए आज का हम टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका जो बेसिक फाइबर है, जो बेसिक मूड क्वेश्चन है, ये बटा हुआ 3 हिस्सों में। सबसे पहली बात, अगर हम हिंदू हैं और हम डिवोर्स को जो है प्लान कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में डिवोर्स के बेसिक ग्राउंड्स क्या क्या हैं कानून के अंदर, वो हमको जानकारी होना जो है अति आवश्यक है। दूसरा स्टेप ये है, या पार्ट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो जो वेरियस ग्राउंड हैं उनके हिसाब से हमें क्या क्या ड्राफ्टिंग करनी है और क्या क्या स्टेजेस जो है केस में होंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसे करते समय हम किन किन बातों को ध्यान में रखें ताकि हमें एफिशिएंटली रिजल्ट जो है कोर्ट से मिल जाए। ये तीनों बेसिक प्रॉब्लम है जिस पर हम काम करना चाहते हैं, बट नॉलेज के अभाव में हम अपना केस को एफिशिएंटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। क्लियर है? तो मूड क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए पार्ट 1। अब आज के अध्याय में हम क्या डिस्कस करेंगे? द वेरियस ग्राउंड अवेलेबल टू हिंदू हस्बैंड और हिंदू वाइफ अंडर हिंदू मैरिज एक्ट रिगार्डिंग डिवोर्स। क्लियर हो गया जी? हुआ क्या नहीं हुआ? लिख लीजिए फिर। सबसे पहले अपन आते हैं सेक्शन 13 के ऊपर। सेक्शन 13 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, ये डिफाइन करता है वेरियस कंडीशन फॉर डिवोर्स। हालांकि डिवोर्स शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में, बट सेक्शन 13 सिंपल एक शब्द का उपयोग करता है टाइटल क्लॉज में, जिसका शाब्दिक है डिवोर्स। और उसमें ये स्पष्ट है सब क्लॉज नंबर 1 के अंदर कि कोई मैरिज अगर सोलेमनाइज्ड होगी एज पर हिंदू राइट्स एंड कस्टम, और वहाँ पर हिंदू हस्बैंड या हिंदू वाइफ डिक्री ऑफ डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि अगर हस्बैंड है तो उसकी शिकायत होगी अगेंस्ट दी वाइफ, और अगर वाइफ है तो उसकी शिकायत होगी अगेंस्ट दी हस्बैंड कि अपोजिट पार्टी ने आफ्टर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज की मैरिज को सोलेमनाइज करने के बाद में हैड वॉल्यूंटरली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिख लो। तो पहली शर्त क्या है? आफ्टर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज की मैरिज होने के बाद। दूसरी बात है हैड वॉल्यूंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब वो रेप नहीं होना चाहिए, वो ऐच्छिक संभोग होना चाहिए विथ एनी पर्सन, वो पर्सन कोई भी हो सकता है अदर देन हिज और हर स्पाउस, उसके स्पाउस को छोड़ के, तो वहाँ पर वो केस बनेगा एडल्ट्री का। और एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एडल्ट्री को प्रूव करने के लिए ये साबित करना ज़रूरी है कि शादी के पश्चात उस महिला ने या उस पुरुष ने सहमति से शारीरिक संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो कि उसका स्पाउस नहीं है स्थापित किए हैं, तब जाके केस बनेगा एडल्ट्री का। अगर ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर एडल्ट्री को हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो एक बात का विशेष ध्यान रखा करो कि जब भी आप प्लीडिंग्स कर रहे हो इस शब्दावली को हमको उपयोग में लेना है और इसके समर्थन में हमको एविडेंस को पेश करना है। तो हमें ग्राउंड नंबर 1 जो है क्लियर हो गया। ग्राउंड नंबर 1 इज कंसर्न विद एडल्ट्री वेयर वॉलेंट्री द कंसर्न हस्बैंड और द कंसर्न वाइफ हैड sexual intercourse with his or her consent with any other person other than his or her spouse। क्लियर हो गया? चलें आगे। चलिए, दूसरा ग्राउंड है क्रुएल्टी का। हैज़ आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, मतलब जो क्रुएल्टी मैरिज से पहले की है उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा, जो क्रुएल्टी मैरिज के बाद की है उन्हें ही कंसिडर किया जाएगा। ट्रीटेड द पिटिशनर विथ क्रुएल्टी। तो कई बार आप लोग गलती करते हो कि शादी से पहले व्यवहार खराब था, शादी होते ही जो है इस लड़की ने परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसी गलतियां मत करा करो, क्योंकि वो क्रुएल्टी कंसिडर नहीं होंगी, केवल वही क्रुएल्टीज कंसिडर होंगी जो आफ्टर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि क्रुएल्टी को भी जो है इस कानून में डिफाइन नहीं किया गया है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों ही जजमेंट में यह स्पष्ट किया है कि क्रुएल्टी मीन्स ऐसा बिहेवियर जो हस्बैंड या वाइफ का उस स्पाउस के साथ में सर्वाइवल को इम्पॉसिबल कर दे या नेग्लिजेंट कर दे या उसकी लाइफ और लिबर्टी को इंडेंजर कर दे। क्रुएल्टी कई इंस्टेंस जो है डिफाइन भी किए सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे झूठे आक्षेप लगाना, झूठे मामले दर्ज कराना, हैरेस करना, अब्यूजिंग करना, लगातार जो है परेशान करना, ये कुछ इंस्टेंस हैं। और ऐसे इंस्टेंस भी देखने को मिले हैं कि जहां पर लड़की ये कहती है कि मुझे जो है घर से अलग होना है, तो उस पर्सपेक्टिव को भी क्रुएल्टी में रखा जाएगा। क्लियर है? तीसरा ग्राउंड है हैज डेजर्टेड द पिटिशनर, मीन्स द हस्बैंड और वाइफ को उसने डेजर्ट कर दिया, मीन्स उसका परित्याग कर दिया है फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, की जिस दिन पिटिशन पेश कर रहे हो उससे 2 साल के अंदर अंदर उसने जो है आपका परित्याग कर दिया है, और ये परित्याग जो है 2 साल तक कंटिन्यू रहा है। इट मीन्स कोई ब्रेकेज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लूँ कि एक अगर पिटिशन फाइल करनी है ऑन ग्राउंड ऑफ डेजर्शन, और आज तारीख है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 21 मार्च 2024,
तो उसको ये शो करना पड़ेगा कि 20 मार्च 2022 से हम अलग अलग रह रहे हैं। अगर ऐसी प्लीडिंग या ऐसा फैक्ट रिकॉर्ड पे नहीं है तो किसी भी रूप में इस ग्राउंड पर आप केस को नहीं ला पाएंगे, क्योंकि डाइजेशन की एक्चुअल शर्त यही है कि 2 साल तक परित्याग हो और ये कॉन्टिन्यूस हुआ हो, तभी ये ग्राउंड बनेगा डिवोर्स का। और एक बात आप ध्यान रख लेना कि ये जरूरी नहीं है कि डाइजेशन के तहत एक्चुअल फिजिकल सेपरेशन हो। अगर एक छत के नीचे रहकर रहवास करना भी संभव नहीं है, एक छत के नीचे आप रहकर पति पत्नी के संबंध स्थापित नहीं करते हैं, पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं, आपका रहवास संभव नहीं है, तब भी डाइजेशन जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। परंतु कोर्ट का मानस अक्सर यही रहता है कि फिजिकल डाइजेशन जो है वो हो जाना चाहिए। कोर्ट किसी भी रूप में मानसिक डाइजेशन पे काम नहीं करता है। ये रेयर एंड रेयर सर्कमस्टेंसेस हैं जिनको प्रूव करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस और एविडेंस फाइल पे होनी चाहिए। हालांकि इस पर्सपेक्टिव में हमें ग्राउंड को ऐड कर सकते हैं कि शादी को 3 साल हो गए, लड़की जो है अलग रह रही है और हमारे बीच शारीरिक संबंध नहीं है, तो अल्टीमेटली ये भी एक प्रकार का डाइजेशन है कि लड़की ने आपको शारीरिक संबंधों से महरूम कर रखा है इवन दो यू आर मैरिड। और ऐसे अनेकों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स जो है मैरिज के लिए अनिवार्य है, पर अगर वाइफ सेक्स नहीं कर रही है, उसमें रुचि नहीं दिखा रही है, अवॉइड कर रही है, तो उस सिनेरियो में आप इस ग्राउंड को उस कॉन्टेक्स्ट की लाइट में भी स्ट्रांगली जो है प्लीड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें 3 ग्राउंड जो है क्लियर है, एडल्ट्री, क्रुएल्टी एंड डेजर्शन। अब ऐसे अन्य ग्राउंड्स भी हैं जो हमको समझना जरूरी है, जिस पर हम काम ही नहीं करते हैं। अगर काम करें तो हमें सफलता इजीली जो है मिल सकती है। एक ग्राउंड क्या है और कि हैज सीज्ड टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन। ऐसा अमूमन देखा गया है कि वाइफ जो है धर्म परिवर्तन कर लेती है, उस सिनेरियो में भी आप जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑन अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड की वाइफ ने जो है धर्म परिवर्तन करके किसी अन्य धर्म को जो है अपना लिया है। और यदि ऐसा है तो यू आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस टू बी सक्सीडेड इन डिवोर्स पिटिशन। और अक्सर ऐसा देखा गया है हिंदू पर्सपेक्टिव में कि कई वाइफ जो है वो बिलीवर बन जाती हैं और हिंदू धर्म की जो मूलभूत भावना है उसको परित्याग करके जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो वेद पुराण हैं, उनसे नफरत तक करने लग जाती है। मैंने ऐसे कई लड़कियां देखी हैं अजमेर में सोसाइटी के अंदर कि जो पहले हिंदू थी बाद में बन गई बिलीवर। उनसे बोलो भैया हनुमान जी की भजन करने हैं, बोले हमसे नहीं होते। हमको राम का नाम लेना है, बोले हमसे नहीं होता। अरे तुम पैदा हिंदू हुए थे। तो इसलिए उनकी इस नियति पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर एक शर्त जो है डाल दी गई है, अगर वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करती है, शी सीज टू बी हिंदू, तो उस सिनेरियो में उसको कोई भी अधिकार नहीं है उस मैरिज को कंटिन्यू करने का। और हस्बैंड चाहे तो उस बिंदु पर डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। मोटी मोटी बात ही इसको आप नोट कर लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हैज़ बिन इनक्योरेबल सिनेरियो ऑफ अनसाउंड माइंड, कि हस्बैंड या वाइफ जो है अनसाउंड माइंड के हो जाए और उनकी बीमारी जो है वो टोटली इनक्योरेबल है। हैज़ बिन सफरिंग कॉन्स्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent, कि इस तरह के मानसिक रोग से पीड़ित है कि वहाँ पर जो पिटिशनर है वो अपोजिट पार्टी के साथ नहीं रह सकता है। और उसका कॉमन केस है शिज़ोफ्रेनिया, इसमें तरह तरह के थॉट्स जो है माइंड में आते हैं और ऐसे थॉट्स कि उसका बिहेवियर जो है एकदम गुस्सा होगा, एकदम ठंडी हो जाएगी और जो बातें होती है पागलपने की वो करना शुरू कर देगी। तो उस सिनेरियो में एक बेटर ग्राउंड बनता है, बट आपको इस ग्राउंड को सपोर्ट करना पड़ेगा बाय मेडिकल एविडेंस। अगर मेडिकल एविडेंस नहीं है, डॉक्टर कोर्ट में नहीं आता है, तो इस ग्राउंड को प्लीड मत कीजिएगा। इस बात का विशेष जो है ध्यान में रखिएगा। साथियों, पार्लियामेंट ने ही अपने इस कानून में स्पष्टीकरण दिया है व्हाट इज मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर मींस मेंटल इलनेस और अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, की माइंड जो है या तो अरेस्ट हो गया या प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है या कुछ इसका हिस्सा काम कर रहा है बट वो हिस्सा जो काम कर रहा है वो उसको डिसीजन लेने में सहायक नहीं है। इसके अलावा उसको कोई साइको डिसऑर्डर हो गया या कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया या डिसेबिलिटी ऑफ माइंड हो गई, जिसमें सीजोफ्रेनिया का केस भी जो है इंक्लूड किया गया जो मैंने आपको बताया। तो ये सब किस में आएगा? मेंटल डिसऑर्डर के अंदर। और साइको डिसऑर्डर मीन्स द परसिस्टेंट डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड whether or not including subnormality of intelligence which result in abnormally एग्रेसिव और सीरियस इनरेस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ अपोजिट पार्टी, की उसको इस तरह का मेंटल इशू है कि वो या तो रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है या एरोगेंटली जो है रेस्पॉन्ड कर रही है या उसका बिहेवियर जो है एग्रेसिव हो गया, तो उसको हम कहेंगे साइको डिसऑर्डर। तो साइको डिसऑर्डर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर। क्या डिफरेंशिएट है वापस हम देखते हैं। मेंटल डिसऑर्डर में क्या है कि उसको जो इश्यूज हैं जिस कारण ब्रेन जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ब्रेन का फंक्शनिंग जो है या तो अरेस्टेड है या प्रॉपर नहीं है, जिस कारण डिसीजन जो है वो नहीं ले सकती है। जबकि साइको डिसऑर्डर में क्या है कि उसका बिहेवियर इस तरह से है कि उसको हम एक एरोगेंट बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर की कैटेगरी में जो है रख सकते हैं, ताकि हम ये शो कर सकें कि अगर इसके साथ में हम रहे तो ये आए दिन जो है उत्पात करेगी,
आए दिन जो है हमको ये मारेगी पीटेगी और आए दिन जो है घर का सामान जो है उसके तोड़फोड़ करेगी, क्योंकि लड़की को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि वो जो कर रही है वो एक बेसिकली एक डिसऑर्डर है जिसके कॉन्सिक्वेंट में वो कर रही है। अब जरा सोचो कि आपकी पत्नी जो है आए दिन झगड़ा कर रही है, आए दिन जो है गाली गलौज कर रही है, कोई कारण ही नहीं है जी, घर के बर्तन धोड़ रही है, बर्तन आप पे फेंक रही है। तो इस तरह के डिसऑर्डर जब पिक्चर में होते हैं तो वहाँ पर भी ये ग्राउंड बनता है। बट एक बात मैं वापस से कहूँगा कि हमें ऐसे ग्राउंड्स को प्रूव करने के लिए मेडिकल एविडेंस जो है फाइल पर पेश करना जरूरी है और इन एविडेंसेस का ऑथर भी रिकॉर्ड पर होना चाहिए। तो इस बात का विशेष जो है आप ध्यान में रखिए। साथ ही उसके अलावा एक ग्राउंड ये भी कि शी और ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम वेनेरियल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म, मतलब कोई ऐसी डिजीज हो जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो जाए और डोमिनेंट टाइप की है जिससे आपकी लाइफ और लिबर्टी जो है वो इंडेंजर हो जाए। मान लीजिए आपकी वाइफ को कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिससे अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो इन्फेक्शन आप में आने की संभावना है। यूजुअल इसका एग्जांपल क्या है, एड्स या HIV। तो उस सिनेरियो में आप डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी जानकारी में फैक्ट आता है कि आपकी वाइफ को जो है इस तरह की डिजीज़ है जो कम्युनिकेबल फॉर्मेट में है। हैज़ बिन रिनाउंस्ड द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, कि वो साधु संत बन चुकी है या इस संसार में जो है उसको कोई महत्व नहीं दिखता है, उसको हम कहते हैं हैज़ बिन रिनाउंड दिस वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू अ रिलीजियस ऑर्डर। तो वहाँ भी जो है आप डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो वाइफ ने ज्वाइन कर लिया कोई आश्रम या बन गई ब्रह्मा कुमारी, इस तरह के कंसेप्ट्स में भी हम जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। हैज़ नॉट बिन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर बाय दोज पर्सन हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ पार्टी बीन अलाइव। तो जिन लोगों के बीच में वो समाज के अंदर वो महिला या पुरुष जो है रहते हैं, उस समाज के व्यक्तियों ने 7 साल तक कॉन्स्टेंटली उनके बारे में नहीं सुना हो, तो ऐसा अज्जम्पशन है कि वो व्यक्ति मीन्स वो पुरुष या वो महिला जो है प्रभु के पास जो है सिधार गए हैं। तो वहाँ भी एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड बनता है कि आप डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दें, बट ये बहुत रेयर ग्राउंड है, ऐसा होता नहीं है। इन दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन डाइजेशन मीन्स द डाइजेशन ऑफ पिटिशनर बाय अदर पार्टी टू द मैरिज विदाउट रीजनेबल कॉज and without the consent or against the wish of such party, and include the willful neglect of petitioner by the other party to the marriage and its grammatical variation, and any expression shall be construed accordingly। तो एक बात जो है हमको यह ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्लीडिंग्स कर रहे हैं डाइजेशन की, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि इसका जो कॉन्डक्ट है वो विलफुल है, विदाउट माई कंसेंट है और अपनी इच्छा से मेरा परित्याग करके 2 साल तक ये कंटिन्यू रहा है पीरियड डाइजेशन का, ये अपने पीयर में या किसी अन्य स्थान पर रह रही है। अगर ये प्लीडिंग्स नहीं होंगी या इस फैक्ट को अप्रूव नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर आपके लिए जो है वो दिक्कतें होने वाली है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लड़ने से पहले नक्शा जो है हमें क्लियर होगा तो हमें काफ़ी जो है आसानी रहेगी। अब यहाँ पर आ रहे हैं स्पेशल केस। केस नंबर 1A, either party to a marriage by the solemnized before or after commencement of the said may also present a petition for divorce for dissolution of marriage by a decree of divorce on ground that there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after passing of decree for judicial separation in a proceeding to which they were parties। अगर किसी मामले में हस्बैंड ने केस दाखिल किया है जुडिशियल सेपरेशन का और वो डिग्री जो है पारित हो गई है और उस डिग्री पारित के 1 साल के अंदर अंदर कोई भी रिजम्पशन इनके बीच में नहीं होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का या किसी भी तरह का रहवास नहीं होता है, तो वो भी एक स्पेशल केस है सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 और बड़े ए के अंदर, इसको हम कहेंगे कैपिटल ए के अंदर, टू क्लेम द डिवोर्स। दूसरा ग्राउंड है कि अगर सेक्शन 9 का डिग्री हो गया है और 1 साल के अंदर अंदर वाइफ जो है वो नहीं आती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स को रिज्यूम नहीं करती है, कॉन्जुगल राइट्स को रिज्यूम नहीं करती है, तो वहाँ भी हस्बैंड जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है साथियों, सब क्लॉज 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया है सेक्शन 13 में ही, ये वाइफ को कुछ स्पेशल ग्राउंड देता है टू क्लेम डिवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड। और एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड क्या है कि हस्बैंड ने मैरिज के सोलमनाइजेशन होने के बाद कुछ ऐसा कृत्य किया हो जिसके कॉन्सिक्वेंस में वो गिल्टी होल्ड हुआ है, ईदर फॉर रेप, नंबर 1 लिख लो, दूसरा है सोडोमी और तीसरा है बेस्टियलिटी। बेस्टियलिटी मीन्स किसी एनिमल के साथ जो है इंटरकोर्स करना। अमूमन ये केसेस नहीं देखे जाते हैं और इस ग्राउंड पे अमूमन केसेस नहीं आते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उसने वाइफ को जो है मेंटेनेंस नहीं दिया हो। यहाँ पर हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर वाइफ ये कहती है कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिला तो हमारे लिए भी एक स्पेशल पॉइंट है टू प्लीड दैट कि वाइफ खुद ही कहती है कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिला है, एंड एज पर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 ये ग्राउंड है डिवोर्स का। तो इस आधार पर जो वाइफ का एडमिशन है सेक्शन 17 इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट की लाइट में हमको जो है इसका बेनिफिट दिया जाए
एंड वी कुड ऑल्सो क्लेम डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन दैट काउंट अलाउंड कि हस्बैंड इतना निकम्मा है जैसा वाइफ ने प्लीड किया है, हस्बैंड इतना गैर जिम्मेदार है जैसा वाइफ ने प्लीड किया है, हस्बैंड इतना नेग्लिजेंट है जैसा वाइफ ने प्लीड किया है कि वो अपनी वाइफ को जो है खर्चा तक नहीं दे सकता है। तो इस सिनेरियो में जब वो ग्राउंड अवेलेबल है तो वहाँ पर बाइपोल मूवमेंट से दोनों ही पक्षकार इसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर है। लास्ट ग्राउंड क्या है कि उसकी मैरिज जो है परफॉर्म तो हुई है बिफोर शी अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड हैज़ रेपुडिएटेड द मैरिज आफ्टर अटेंडिंग द एज बट बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ 18 ईयर। ये बेकार सा ग्राउंड है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो कुल मिला के हमने जो भी ग्राउंड पढ़े उनके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ ग्राउंड जो है अवेलेबल हैं हिंदू मेल को और हिंदू फीमेल को कि अगर उनकी मैरिज जो है सोलमनाइज हुई है तो वो डिवोर्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। हम इसको रिकैप कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है एडल्ट्री, फिर क्या है क्रुएल्टी, फिर क्या है डेजर्शन, फिर है सीजिंग टू बी हिंदू, और इसके अलावा है कोई ऐसी डिजीज से प्रभावित होना जिसके कॉन्सिक्वेंस में अपोजिट पार्टी को प्रभावित कर सकता है, उसको मेंटली वो इल कर सकता है, या वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, या उसको मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, या साइको डिसऑर्डर हो जाए। इसके अलावा वाइफ अगर क्लेम करती है कि हस्बैंड जो है वो रेप कमिट कर रहा है, सोडोमी कमिट कर रहा है, बेस्टियलिटी कमिट कर रहा है, तो शी कुड क्लेम डिवोर्स। पर ये ग्राउंड बहुत कम काम में लिया जाता है। इसके अलावा वाइफ क्लेम करती है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है, तो वो डिवोर्स जो है क्लेम कर सकती है। बट इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर वाइफ ऐसा ग्राउंड लेके आ रही है अपने मेंटेनेंस केस में, तो वहाँ भी हम अपने केस में इसका फायदा ले सकते हैं। और सबसे आखिरी ग्राउंड है कि वाइफ की एज जो है 15 ईयर से कम थी जब उसकी मैरिज हुई, बट वो 18 ईयर से पहले उस मैरिज को रेपुडिएट या खंडित कर सकती है। ऐसा ग्राउंड जो है अवेलेबल है, बट ऐसे केसेस भी बहुत कम देखे जाते हैं। तो यूजुअली केसेस कौन कौन से आते हैं, एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डेजर्शन, या हद से हद जो ग्राउंड ले सकते हैं कि कोई साइको या मेंटल डिसऑर्डर हो। तो इन्हीं 4 ग्राउंड पर केसेस को जो है कोर्ट में प्लीड किया जाता है। अब साथियों पार्ट 2 में हम क्या सीखेंगे कि डिवोर्स केस के बेसिक स्टेप्स क्या है और किन किन स्टेजेस से एक डिवोर्स केस जो है गुजरता है। और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि डिवोर्स केस जो है हम किस तरह से जो है फाइल करें, उसके लिए हम क्या क्या तैयारी करें और क्या क्या मटेरियल हमें ध्यान में रखना होता है जब हम एक एफिशिएंट डिवोर्स केस जो है फाइल करना चाहते हैं और उसको लड़ना चाहते हैं। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।